हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा गैप अप स्ट्रेंथ को। मार्केट में हम लोगों ने काफ़ी बार गैप अप स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है और काफ़ी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस भी किया गया है कि मार्केट अगर गैप अप फॉर्म करता है तो किस तरीके का प्राइस एक्शन वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, मार्केट में प्राइस को बेटर वे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी से हम लोग स्ट्रेंथ के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ किसकी है। उससे स्ट्रेंथ से हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं जिससे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। काफ़ी इजी हो जाता है फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। मार्केट में अगर आपको पता ही नहीं है कि हमें बाय करना है या सेल करना है और जो भी मार्केट प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है उसी के बेसिस पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो मार्केट इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। मार्केट में ओवरऑल पूरा मार्केट सेंटीमेंट और उस दिन का सेंटीमेंट, डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से लोअर लोज बना रहा है तो वो गिर ही जाएगा, वो रिवर्सल भी यहाँ से फॉर्म कर सकता है। लेकिन हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग किस वे से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारे लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन, कि मार्केट में स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। जिसकी मार्केट में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा। उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, प्राइस एक्शन को बेटर वे से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। प्राइस को सही तरीके से अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो मार्केट की एक डायरेक्शन आपको पता रहेगी कि इस स्टॉक्स में, किसी भी मार्केट में अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन, कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। वही हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर। अब अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी को, क्योंकि साइकोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जिससे अगर आप साइकोलॉजी को मर्ज करोगे प्राइस एक्शन के साथ तब आपको प्राइस काफी बेस्ट वे से समझ आएगा। अगर मैं भी अगर आपको कुछ चीजें गलत बता दूं तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा कि ये चीजें गलत है या ये चीजें सही है, क्योंकि आपको उसकी ऑलरेडी साइकोलॉजी पता है। और साइकोलॉजी का मेन बेनिफिट यही है कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाओगे। आपको फिर वहां पर किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से प्राइस को बेटर वे से अंडरस्टैंड करके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब बात करते हैं, देखिए सीधा टॉपिक की, कंसेप्ट की। काफी अच्छा कंसेप्ट है। प्राइस को हम लोग कई तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। ये तो एक गैप अप सिनेरियो है, लेकिन हर बार आप गैप अप सिनेरियो को तो नहीं फाइंड आउट करोगे, ये चांसेस होते हैं। लेकिन ओवरऑल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर इस तरीके का बेसिक प्राइस एक्शन आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, मार्केट को देख रहे हो, रेगुलर देख रहे हो, आप मार्केट में रेजिस्टेंस को देख रहे हो, सपोर्ट्स को देख रहे हो, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन को देख रहे हो, तो गैप अप को भी देखना आना चाहिए। क्योंकि मार्केट में यही तो तीन चार चीजें हैं जो मार्केट में ट्रेड की जाती है, ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट्स या गैप अप या गैप डाउन। यही मार्केट का मूवमेंट फॉर्म करता है। काफी अच्छी वीडियो आज के दिन रहने वाली है, तो इस पे फोकस करिएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट साइकोलॉजी पर, ताकि कोई भी मिस्टेक हो तो आपको वहां पर पता हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे, ये चार्ट हमारा एक सेक्टर का चार्ट है, लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि ये सेक्टर का चार्ट है या स्टॉक का चार्ट है। हमें तो सिर्फ प्राइस को देखना आना चाहिए। हमें यहाँ पर क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता है, प्राइस और प्राइस एक्शन क्या फॉर्म हो रहा है हमारे लिए ये ज्यादा मैटर करता है। तो चाहे आपके सामने स्टॉक्स हो, चाहे आपके पास जो भी जिस भी तरीके की मार्केट हो, आपको सिर्फ प्राइस को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। सबसे पहले इस स्टॉक्स में, इस प्राइवेट सेक्टर में हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फॉर्म किया। तो ये सबसे पहली एक बायर की स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फॉर्म कर रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ है। फिर उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से क्या किया, हायर हाइज की फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम फॉर्म किया। यानी कि ऑलरेडी हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि बायर की स्ट्रेंथ यहाँ पर ज्यादा है और मार्केट बायर स्ट्रेंथ को शो भी कर रहा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फॉर्म कर रहा है और हायर हाइज की फॉर्मेशन भी क्रिएट कर रहा है। अब मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग कर देता है। गैप अप ओपनिंग पर हो क्या रहा है कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट भी फॉर्म किया, लेकिन प्राइस यहाँ पर डायरेक्ट नीचे आ गया।
अब यहाँ पर हम लोग कैसे प्राइस की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और मार्केट की क्या साइकोलॉजी यहाँ पर रहेगी कि अब यहाँ पर सेक्टर को देखते हुए हम लोग स्टॉक्स में कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। हालांकि ये चीजें तो हम लोग सेक्टर में देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स को भी अगर आप देख रहे हो तो वहां पर भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अब हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। यहाँ पर तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर को देख रहे हैं, तो इसकी हेल्प से हम लोग स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं, स्टॉक्स में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बायर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। यहाँ पर देखिए, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, प्राइस अगर इतना जंप करके अपसाइड का मोमेंटम फॉर्म कर रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पर बायर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रही होगी, डिमांड काफी ज्यादा रही होगी, तभी मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है। जोन एरिया जो होता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है और मोस्टली यहाँ पर बायर की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि प्राइस यहीं से गैप अप ओपन हुआ है। अब यहाँ पर अगर मार्केट देखिए गैप अप ओपन हुआ है और काफी अच्छी सस्टेनेबिलिटी भी मार्केट ने दी है और अच्छा खासा ब्रेकआउट मार्केट ने फॉर्म किया और मोमेंटम भी फॉर्म किया। सारी चीजें जो अभी तक हम लोग देखते हुए यहाँ तक प्रोसीज किया है, तो यहाँ तक हम लोग सिर्फ बायर की ही स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि बायर की स्ट्रेंथ मार्केट में काफी ज्यादा हाई है और मार्केट ब्रेकआउट्स भी फॉर्म कर रहा है, बाइंग साइड का मोमेंटम भी फॉर्म कर रहा है। लेकिन सारी चीजें अब यहाँ से क्लियर होगी, यहाँ के बाद क्या हुआ, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग प्राइस भी अपने आप में बहुत ज्यादा मैटर करती है। प्राइस कहाँ मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ये एक अलग मार्केट सेंटीमेंट होता है, लेकिन मार्केट कहाँ पर आज के दिन क्लोज हुआ है ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखता है। जब हम लोग प्राइस को बेटर वे से अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो प्राइस कहाँ पर ओपन हो रहा है, कहाँ पर क्लोज हो रहा है, मार्केट ने क्या हाई लगाया है, क्या मार्केट ने लो लगाया है, वो सारी चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। मार्केट में पैसा बनाना है, अनसर्टेनिटी होने के बाद भी मार्केट में कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, तो बेटर तरीके से आपको काम करना होगा। एक प्रोफेशनल तरीके से मार्केट में काम किया जाता है बेटर लर्निंग के लिए, बेटर वे से अर्निंग करने के लिए। अब सारी चीजों को यहाँ से हम लोग सेलर के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बायर की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने लोअर लोज की फॉर्मेशन करते हुए प्राइस को नीचे की साइड का मोमेंटम फॉर्म किया और ये काफी अच्छा सेलिंग मोमेंटम है। यहाँ से हम लोग सेलर की स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन ले पा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं जो मानूंगा वो ये मानूंगा कि यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा सेलर की स्ट्रेंथ को मानूंगा। आज की वीडियो का थंबनेल भी यही है कि हम लोग किसकी स्ट्रेंथ को ज्यादा मानेंगे। जो प्राइस को यहाँ तक लेके आया, पूरा ब्रेकआउट, गैप अप और सस्टेनेबिलिटी के साथ जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, उसमें तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बायर की हाई स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया है। लेकिन अब मैं यहाँ से सेलर की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि सेलर काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। क्योंकि अगर मार्केट में देखिए बायर स्ट्रोंग होते तो 3 पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। 3 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए कि अगर बायर यहाँ पर स्ट्रोंग होते तो वो क्या करते। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा ब्रेकआउट। जो ब्रेकआउट हुआ है वो सस्टेन होता है, यानी कि प्राइस हमारा ब्रेकआउट के बाद हायर हाइज बनाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने लोअर लोज की फॉर्मेशन करते हुए फॉल हुआ, यानी कि यहाँ पर बायर की स्ट्रेंथ वीक हुई है। अगेन सेकंड जो पॉइंट है हमारा गैप अप जो हमारा हुआ है वो डिफेंड होना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने गैप अप को फिल कर दिया है पूरा। यानी कि देखिए, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होती है तो वो अपने गैप अप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर गैप को फिल कर दिया है। यानी कि ये सेकंड पॉइंट रहा है जिससे बायर की स्ट्रेंथ अगेन वीक हुई है। थर्ड पॉइंट हमारा जो आता है वो थर्ड पॉइंट आएगा हमारा क्लोजिंग। मार्केट ने क्लोज कहाँ किया है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होती तो या तो प्राइस रेंज के अंदर ही क्लोज होता या रेंज के बाहर क्लोज होता, लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग की है वो अपने गैप अप के नीचे क्लोजिंग की है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्लोजिंग भी वीक हुई है मार्केट की। तो गैप अप की जितनी स्ट्रेंथ थी, बायर की जितनी भी स्ट्रेंथ थी, वो सारी वीक होती जा रही है और अब सेलर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन दिखा रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि अब सेलर की स्ट्रेंथ यहाँ पर मार्केट में ज्यादा है, ना कि बायर की, भले ही मार्केट ने यहाँ तक का मोमेंटम फॉर्म किया हो। अब मैटर करता है हमारे लिए ट्रेड एग्जीक्यूशन, कि हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। क्योंकि मार्केट में देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर सेलर आए, कई सिनेरियो बन सकते हैं। सबसे पहले हमारा व्यू क्या आता है, हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी है तो हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे भी कैसे। 4 पॉइंट आते हैं कि मार्केट में हम लोग बाइंग करेंगे यहाँ पर, अब या मार्केट में हम लोग सेलिंग करेंगे।
या हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे, बाय ऑन डिप करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स आते हैं कि जिनके बेसिस पर हमें बाय और सेल करना है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप कुछ चार्ट्स को और देखिएगा। ये हमारा प्राइवेट बैंक का चार्ट है, ये हमारा फाइनेंस सेक्टर का चार्ट है। इसमें भी मार्केट ने सेम सिनेरियो, सेम प्राइस एक्शन, और मार्केट ने यहाँ पर गैप को कंप्लीटली फिल किया है और वहीं पर क्लोजिंग की। ये हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है, यहाँ पर भी मार्केट ने सेम प्राइस एक्शन, बिल्कुल क्लोजिंग गैप को फिल किया है। तो ये सारी चीजें बैंकिंग स्टॉक्स में देखने के लिए मिल रही है, बैंकिंग सेक्टर में देखने के लिए मिल रही है। यानी कि अब अगर हमें बैंकिंग स्टॉक्स को ट्रेड भी करना है तो हम लोग कैसे ट्रेड करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर बायर की स्ट्रेंथ भी है, प्राइस तो हायर हाइज बना रहा है। तो ये भी तो एक सिनेरियो हो सकता है ना कि मार्केट यहाँ से डिप लेने के बाद अगेन यहाँ से मोमेंटम करे, ठीक है। तो ये भी सिनेरियो एक पॉसिबिलिटी है। मार्केट इसीलिए अनसर्टेन बोला जाता है, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिलीव करेंगे प्राइस एक्शन पर कि मार्केट यहाँ पर आने के बाद अब क्या प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है, क्या उसको यहाँ से वीक होना है। क्योंकि अगर वो वीक भी होता है तो ऑलरेडी ये भी एक डिमांड है जो मार्केट ने क्रिएट की है, क्योंकि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया था। जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फॉर्म करता है तो ये लेवल रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनने लग जाती है, तो ये यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट कर सकता है। तो प्राइस जब तक कंप्लीटली वीक नहीं माना जाएगा, जब तक प्राइस इसके नीचे लोअर लोज की फॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर देता, यानी कि प्राइवेट और बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी को डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। हमारा व्यू एक हो सकता है यहाँ पर, बाइंग का भी नहीं हो सकता है। देखिए सेल का व्यू हम लोगों ने यहाँ पे कट किया क्योंकि ऑलरेडी नीचे काफी ज्यादा डिमांड है। सेकंड, हम लोग डायरेक्ट भी बाय नहीं कर सकते क्योंकि अब प्रीवियस डेज से हमें क्या नजर आ रहा है, सेलर की स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बायर की जितने पॉइंट्स थे वहां पर, जितनी कंफर्मेशन थी वो वीक होती जा रही थी। अब तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट वहां पर बाइंग भी नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास दो सिनेरियो बनते हैं कि अब यहाँ पर ट्रेड हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहला आता है सेल ऑन राइज का, दूसरा आता है हमारा बाय ऑन डिप का। अब इन दो में से हम लोग किसको चूज करेंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट नहीं कह सकता हूँ कि हम लोग इसमें सेलिंग ही करेंगे या बाइंग भी करें या बाइंग ही करेंगे। तो दोनों व्यू किस तरीके के रहेंगे, इसीलिए वेट किया जाता है प्राइस एक्शन का कि मार्केट अब किस तरीके का प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है। इसको मैं थोड़ा और जूम आउट यहाँ पर अगर करता हूँ तो आप यहाँ पर कुछ चीजें ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर अब हम लोग प्राइस एक्शन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, प्राइस को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मार्केट में ऑटोमेटिक एक डिमांड थी, ठीक है, जो मार्केट की स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, लेकिन प्राइस यहाँ से वीक हुआ है। सेलर को भी एक रिट्रेसमेंट चाहिए होता है कि मार्केट में डायरेक्ट तो वो सेल जैसे इन्होंने किया है ऐसे मार्केट नहीं करता है। अगेन इतनी बड़ी क्वांटिटीज वो यहाँ पर सेल डायरेक्ट नहीं कर सकता है कि यहाँ पर आते ही प्राइस को वो डायरेक्ट फॉल करा दे। यहाँ पर तो बायर की वीकनेस की आइडेंटिफिकेशन रही, इसीलिए प्राइस डायरेक्ट फॉल होता चला गया। कोई बायर की स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। लेकिन जो व्यू है मार्केट का, जो मार्केट का सही तरीका है वो ये है कि मार्केट ने अगर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू की है तो वो पूरा पैसा अपना यहाँ पर नहीं डालेगा सेलिंग के लिए। वो एक रिट्रेसमेंट देगा, फिर उसके बाद या तो यहाँ से सेल करेगा या अगेन इस लेवल को टच करते हुए सेल करेगा। अगर उसको सेलिंग जाना है यहाँ से तो व्यू इस तरीके से रहता है। और बायर का भी यहाँ पे सेम रहता है कि बायर को भी अगर बाय करना है तो यहाँ से वो डायरेक्ट तो बाय करेगा नहीं कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो यहीं पे पूरा पैसा लगा के मार्केट को राइड करेगा। ठीक है, हो सकता है मार्केट अगेन यहाँ से डिमांड लेते हुए बाइंग साइड का मोमेंटम फॉर्म कर दे या फिर यहाँ से बाइंग साइड का मोमेंटम फॉर्म कर दे। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये तो चीजें हमें प्राइस एक्शन ही बताएगी कि यहाँ पर क्या मार्केट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पर हायर हाइज की फॉर्मेशन, वॉल्यूम की कंफर्मेशन आने लगती है तो फिर हम लोग यहाँ से बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अप जाने के बाद लोअर लोज की फॉर्मेशन और वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन वहां पर दे रहा है तो फिर हम लोग वहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक होता है किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्राइस एक्शन को देखेंगे कैसे, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग जंप नहीं करेंगे कि मार्केट में हम लोग सीधा यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सेल कर दे। ठीक है, अगर आप सेल करना भी चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको जो एसएल और टारगेट है वो छोटे छोटे रखने पड़ेंगे। कोई बड़ा टारगेट आपको यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि किसी भी
सपोर्ट से मार्केट उठ सकता है, जैसे कि ये मार्केट का एक पुल बैक है। तो ये पुल बैक ने भी तो स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट के ब्रेकआउट की। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से वीक होने के बाद यहाँ से जंप कर जाए, जरूरी नहीं है। तो उसको तो एक रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट आपका कहीं से भी हो सकता है। इसके लिए आप फिबोनाची भी यूज करते हैं, लेकिन फिबोनाची भी एक टूल है जिसके यूज से हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। पर जरूरी तो नहीं है, रिट्रेसमेंट तो कहीं से भी हो सकता है। वो कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ मिलती है प्राइस से, वॉल्यूम से। जब प्राइस स्ट्रेंथ पर आएगा, रियल पैसा अगर मार्केट में लग रहा है, तो वॉल्यूम्स आपको वहां पर शो होगी, इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ पर प्राइस में स्ट्रेंथ आ रही है। प्राइस यहाँ से बाइंग साइड का मोमेंटम फॉर्म कर रहा है और वॉल्यूम्स इंक्रीज होती जा रही है, सेलर्स की वॉल्यूम वीक होती जा रही है। तब मार्केट में हम लोग बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हैं। हमें अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है, हमारे पास दो ही टॉपिक है यहाँ पर, सेल ऑन राइज का, बाय ऑन डिप का। ये दो ट्रेड ही हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन मेरा व्यू अभी मार्केट में ये है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर स्ट्रोंग है, तो मार्केट अगेन हम लोग वेट करेंगे बायर की स्ट्रेंथ का। यहाँ पर वेट किया जाएगा कि क्या मार्केट अगेन प्राइस को अप लेके जा पा रहे हैं। और जब मार्केट प्राइस को अप लेके जा रहे हैं, तो क्या वहां पर वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन आ रही है, प्राइस हायर हाइज बनाते हुए अप जा रहा है और वॉल्यूम्स इंक्रीज होती जा रही है। तो ये चीजें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद भी प्राइस जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा, जब तक वो अगेन ब्रेकआउट लेवल के ऊपर नहीं आ जाता और ऊपर आने के बाद भी सस्टेन नहीं करता, तब तक तो बाइंग का हम लोग सोच ही नहीं सकते। हम लोग क्या करेंगे, अपसाइड का मोमेंटम के बाद पुल बैक को ऑब्जर्व करेंगे। पुल बैक पे देखना है कि यह मार्केट लोअर लोज की फॉर्मेशन कर रहा है, और जब लोअर लोज बन रहे हैं मार्केट में, प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक होता जा रहा है, तो क्या सेलर्स की वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, वो हमारी ग्रेटर होनी चाहिए बायर्स की वॉल्यूम से। यानी कि ग्रीन वॉल्यूम लो होनी चाहिए और रेड वॉल्यूम हाई होनी चाहिए। इस तरीके से देखा जाता है। अगर वो यहाँ पर फिर वीक हो रहा है प्राइस वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ, तब भी हम लोग, क्योंकि एक स्ट्रेंथ में हम लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरऑल प्राइस हमारा स्ट्रेंथ में ही है, तब भी हम लोग एक छोटे से एसएल के साथ एक बड़े प्रॉफिट को कैप्चर करने की कोशिश करें कि मार्केट नेक्स्ट डिमांड या नेक्स्ट सपोर्ट तक जाने की वहां पर कोशिश करेगा। पहला टारगेट ऐसे उसमें हम लोग रखते हैं कि जहां पर अगेन डिमांड है, तो यहां से प्राइस अगेन उठ सकता है। तो यहाँ से फिर मार्केट कितना वीक हो रहा है, ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट के प्राइस एक्शन पर। तो ये चीजें ऑब्जर्व की जाती है। ऐसी जगह पे हम लोग टारगेट प्रॉफिट एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, जब हमें पता है कि मार्केट में हमें करना क्या है। अगर मार्केट में उस दिन निफ्टी 50 काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सारे बैंकिंग स्टॉक बुलिश स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और सपोज करिए आपने सेल किया हुआ है, तो मार्केट अगेन डिमांड पर आने के बाद रिवर्सल फॉर्म कर सकता है, आपका एसएल हिट हो सकता है। तो आप ऐसी जगह पे कोस्ट टू कोस्ट पर वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। हालांकि जो भी ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है वो तो मॉर्निंग पर हो ही जाता है। अब ट्रेड हम लोगों ने मॉर्निंग के बेसिस पर एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन सेकंड सेशन में हो सकता है मार्केट और ज्यादा फॉल हो जाए, या हो सकता है मार्केट इसी डिमांड को अगेन कंटिन्यूएशन करने की कोशिश करे। तो यहाँ से माइंडसेट को शिफ्ट किया जाता है, अपनी साइकोलॉजी को, सेक्टर को, निफ्टी 50 को देखा जाता है कि क्या स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। सारी चीजों को देखा जाता है कि स्ट्रेंथ अगर आ रही है तो फिर आप कोस्ट टू कोस्ट पर एग्जिट कर सकते हो, या छोटे से एसएल देके आप मार्केट से एग्जिट ले सकते हो। तो ये हमारा व्यू था सेल ऑन राइज का व्यू, कि मार्केट में बायर की स्ट्रेंथ के बाद सेलर की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करते हुए हम लोगों को सेल करना है। एक सेकंड सिनेरियो और बनता है बाय ऑन डिप का। प्राइस यहाँ से अब ब्रेकडाउन फॉर्म करता है, लेकिन ब्रेकडाउन तो फॉर्म करता है, कोई वॉल्यूम की कंफर्मेशन नहीं है। प्राइस यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन फॉर्म कर रहा है, अगेन अब कुछ रिवर्सल की कंफर्मेशन आने लगती है। जैसे ही रिवर्सल की कंफर्मेशन आएगी, तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन आएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी 50 को देखेंगे कि निफ्टी 50 क्या कर रहा है, क्या निफ्टी 50 भी रिवर्सल फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। सेक्टर स्ट्रेंथ को देखेंगे कि सेक्टर के स्ट्रोक क्या कर रहे हैं, जो एचडीएफसी, आईसीआई बैंक या बंधन बैंक, जो भी प्राइवेट बैंक है। जैसे कि अभी तो हम लोग बैंक की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो हम लोग सेक्टर को देखेंगे, निफ्टी 50 को देखेंगे। तब हम लोग इन दो चीजों को ट्रैक करते हैं, हम लोग क्या प्राइस एक्शन को देख पा रहे। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट में हम लोग रिवर्सल भी होना है मार्केट को, तो क्या मार्केट रिवर्सल के सिम्टम वहां पर दे रहा है।
वो चीजें ऑब्जर्व करना। तब भी मार्केट में आप एक छोटा एफएल लेने के बाद एक बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, क्योंकि तब भी मार्केट देखिए, फिर मार्केट के पास रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ तक मिल सकते हैं। अगर हम लोग बाई ऑन डिप भी कर रहे हैं तो यहाँ से मार्केट देखिए एक रिवर्सल फॉर्म, जैसे ये एक रेजिस्टेंस होगी, इसको रेजिस्टेंस वर्क करते हुए यहाँ से फॉल भी हो सकता है और अपसाइड भी जा सकता है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस है ये मार्केट का, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। अगेन मार्केट क्लोजिंग प्राइस एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है, तो मार्केट यहाँ तक जाने के बाद अगेन फॉल हो सकता है। वो सारी चीजें ट्रैक की जाती है कि मार्केट किस तरीके का मोमेंटम फॉर्म कर रहा है। अगेन मार्केट में ये रेजिस्टेंस आ जाता है कि ये लेवल है, मार्केट एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगी, यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है। अब अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट कर देता है तो फिर देखा जाएगा कि ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फेक ब्रेकआउट के बाद अगेन फॉल हो रहा है। चीजें यही है कि देखिए मार्केट की अनसर्टेनिटी, जब तक आप इस पे विश्वास नहीं करोगे ना कि मार्केट अनसर्टेन है, ये बिलीफ आपको होना चाहिए कि मार्केट अनसर्टेन है। आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो अपने सेटअप पर, बेटर प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने पर, स्ट्रेंथ के आइडेंटिफिकेशन पर, जो इंडिकेटर आप यूज करते हो, आपको कितना भी बिलीफ हो उस पर, लेकिन ये मार्केट की रियल चीजें अनसर्टेनिटी, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के सिवा हम लोग अपना सिर्फ रिस्क मैनेज कर सकते हैं। एक छोटे एफएल के साथ बड़े बड़े टारगेट को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए, तभी आप यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, और यही मार्केट की रियलिटी है। छोटे छोटे एफएल अगर आपके जा भी रहे हैं, सिंगल एक ट्रेड आपको चाहिए जो आपके 5 दिन 10 दिन का लॉसेस कवर करा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो आरआर आपको मिलते हैं ना, वो काफी ज्यादा बड़े मिलते हैं, और किसी को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्राइस को बेस्ट वे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर, प्राइस को सही तरीके से, प्राइस की जो साइकोलॉजी को अगर आप समझ पा रहे हो, तो किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्राइस अपने आप में सब कुछ क्लियर करता है, वॉल्यूम अपने आप में क्लियर कर देता है। सिर्फ सिंपल चार्ट, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बेस्ट प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, उससे जो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है और जो कॉन्फिडेंस आता है, वो बिल्कुल प्रोफेशनली तरीका रहता है मार्केट में काम करने का। हालांकि आप इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, जो इंडिकेटर आपको बेस्ट लगता है आप उसका यूज कीजिए, लेकिन वो इंडिकेटर आपका सेकेंडरी होना चाहिए। पहला आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन होना चाहिए कि प्राइस आपको क्या बता रहा है। यहाँ पर तो देखिए हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स में शो नहीं होती है, यहाँ पर सेक्टर में वॉल्यूम शो नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग प्राइस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस ने हायर हाइज बनाते हुए भी अगर गैप अप ओपनिंग की है, सस्टेनेबल ब्रेकआउट यहाँ पर हुए हैं, तो ब्रेकआउट होने के बाद इसको अपसाइड निकलना चाहिए था। इसने गैप को फिल क्यों किया? तीन तीन पॉइंट मैंने आपको बताया कि वीकनेस के आइडेंटिफिकेशन के, और वो पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको, जिससे हम लोग सेक्टर को ट्रैक करते हुए स्टॉक्स में ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। पूरा फोकस रहेगा हमारे बैंकिंग स्टॉक्स कर क्या रहे हैं, ये नहीं कि निफ्टी 50 ऊपर गया और सेक्टर भी अब जा रहा है तो आप बाय कर दो। वीकली हमारा काम यही रहता है, सैटरडे संडे हम लोग जो 2 दिन रहते हैं, उसमें सेक्टर को भी देखते हैं कि सेक्टर क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर, कभी कभी वीकली टाइम फ्रेम पर भी चेक करते हैं कि वहां पर मार्केट क्या प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है, ताकि स्टॉक्स तो देखिए मल्टीपल सेलेक्ट किए जाते हैं। अभी स्टॉक्स की बात की जाए तो मैंने आज के, अब नेक्स्ट वीक के लिए यानी कि मंडे से जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट करके रखे हैं, एटलीस्ट कम से कम 10 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट करके रखे। अब वो 10 स्टॉक्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के, कौन सा सेक्टर कैसे वर्क करेगा ये कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो जो बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन मेथड है ना, वो अपने आप में यही है कि आप कम से कम वीकली, जब आपको वीकेंड मिलता है, तो आप सेक्टर को देखो, सेक्टर क्या करने की कोशिश, क्या सेक्टर वीक है, क्या सेक्टर स्ट्रोंग है, और स्ट्रोंग है तो किस तरीके से स्ट्रोंग है, और वीक है तो किस तरीके से वीक है। गैप अप होने पर भी सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो यानी कि अभी मार्केट में बैंकिंग स्टॉक थोड़े डाउटफुल चल रहे हैं। कोशिश करिए करिए कि अवॉइड करिए यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक, प्राइवेट बैंकिंग को, स्टॉक्स को अवॉइड करिए, क्योंकि डायरेक्शन सही क्लियर नहीं है। बायर की स्ट्रेंथ के साथ साथ सेलर की स्ट्रेंथ भी है, लेकिन हम लोगों ने स्टॉक सेलेक्ट किए, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे करना है, तरीका आपको पता होना चाहिए। सेल ऑन राइज करना है, बाय ऑन डिप करना है, डायरेक्ट सेल नहीं करना है, डायरेक्ट बाय नहीं करना है। चीजें आपको पता होगी तो काफी हेल्पफुल हो जाएगी। सारे सेक्टर को ट्रैक किया जाता है वीकली वीकली, देखा जाता है किसी में भी अच्छा मूव आता है तो फिर उसी स्टॉक्स को, जो भी हम लोगों ने वॉच लिस्ट बनाई है, जो भी स्टॉक्स सही परफॉर्मेंस करता दिखेगा सेक्टर के बेसिस पर ट्रैक कर लिया जाएगा। तो ये चीजें आइडेंटिफाई की जाती है, सेक्टर को भी देखा जाता है कि सेक्टर क्या क्या प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है। वीकेंड पर यही एक काम होता है कि कौन सेक्टर ब्रेकआउट दे रहा है, कौन ब्रेकआउट के बाद सस्टेन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीजें देखी जाती है, सारी चीजें निफ्टी 50, पीएसयू बैंक, सेक्टर बैंक, सारे जब आप मर्ज करोगे
तभी बेस्ट रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप नहीं तो भागते रहोगे। देखिए मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में टाइम स्पेंड किया कि कैसे जो प्रोफेशनल है वो स्टॉक्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं। उनके लिए हम लोग उनके कोर्सेज को भी बाय करते हैं कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट में कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करें। ये सारी हेल्प हमें मिलती है जब हम लोग सेक्टर को ट्रैक करते हैं। आपको सच में बता रहा हूं मैं, किसी की जरूरत नहीं है। आप वीकेंड पर सेक्टर को ट्रैक करिए। आप एक वॉच लिस्ट बना लीजिए। वॉच लिस्ट में कम से कम 10 से 15 स्टॉक को सिलेक्ट करके रखिए। 10 से 15 डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के होने चाहिए। और जो भी सेक्टर फिर अच्छा परफॉर्मेंस करे उसी सेक्टर के स्टॉक्स को पकड़ लीजिए कि इन सेक्टर के स्टॉक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही करनी है, इन सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ हमें सेलिंग ही करनी है। ठीक है, तो काफी ईजी हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे कोई स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किया तो फिर आ जाओ आप डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो सीधा आ जाओ यहाँ पर, देखिए स्टॉक्स पर। अगर आपने सेक्टर को देख लिया तो सीधा आओ स्टॉक्स पर, स्टॉक्स के डेली टाइम फ्रेम पर जाओ। डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट फॉर्म कर रहा है या फॉल होने की कोशिश कर रहा है, ये चीजें ऑब्जर्व की जाती है। स्टॉक्स बाय स्टॉक्स भी देखा जाता है, वीकेंड पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देखा जाता है। ये मार्किंग करके रखा जाता है कि कहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, कहाँ से मार्केट डाउन साइड जा सकता है। स्टॉक्स तो काफी ज्यादा सिलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन हर एक स्टॉक्स को आप टाइम टू टाइम ट्रैक नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप वीकेंड पर ये काम करते हो, सिर्फ 10 से 15 स्टॉक अपनी वॉचलिस्ट में रखिए, आपके पूरे वीकेंड काम चलेगा। हो सकता है आपको एक ही स्टॉक्स में रोज रोज ट्रेड मिल जाए। हमें यहाँ पर पैसा कमाना है, चाहे वो एक ही स्टॉक से सिलेक्ट करके बने या काफी अदर स्टॉक्स को। हमारा काम है सिर्फ मार्केट से पैसा बनाना। तो वो कैसे भी बनाया जा सकता है। सिर्फ एक स्टॉक्स को डेली बेसिस पर ट्रैक करके भी आप यहाँ पर पैसा बना सकते हो। लेकिन फिर भी आप सेक्टर को, क्योंकि सेक्टर डिफरेंट डिफरेंट मूव करते हैं हर दिन, अब सेक्टर कोई डिफरेंट मूव करता है। जैसे अब यहाँ पर मेटल सेक्टर को देखें तो मेटल सेक्टर और पावर सेक्टर काफी ज्यादा वीक होते नजर आ रहे हैं। तो इन स्टॉक्स को हम लोग ज्यादा कोशिश करेंगे कि इनमें हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करें। और ऑटो सेक्टर हम लोगों को सबसे ज्यादा बुलिश जो अभी आ रहा है वो ऑटो सेक्टर आ रहा है। तो ऑटो सेक्टर में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो छोटी सी वीडियो थी ट्रेडर्स।